बन निडर बेखौफ ना रहे तू अनमना सा, शौर्य और हिम्मत के साथ तू कर आपदा का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपदा का सामना। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आपदा के सामना की इस श्रृंखला में हम आपको बताते हैं उन तमाम आपदाओं के बारे में जो कभी भी आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, क्या है उससे जुड़े हुए बचाव, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको देते हैं। हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ता है और हमारी कोशिश होती है कि सटीक और सही विश्लेषण के मंथन के साथ हम आप तक पहुंचाएं सही जानकारी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णा वत्सा जी, मेंबर एनटीए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। दूसरे गेस्ट से जो आपका तारुफ मैं कराने जा रही हूँ वो है हमारे साथ डॉक्टर मनीष सिंघल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी एम्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत लोनकर जी, फायर एडवाइजर MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जूम पर जुड़ रही हैं वैशाली सिंह जी, असिस्टेंट डायरेक्टर NFSC भारत सरकार। वैशाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो बच्चे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि बच्चों के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती है, उनके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे जो विशिष्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल कृष्णा जी मेरा आपसे यही है कि हम देख रहे हैं कि ये जो शहरीकरण है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में NDA में कैसे केंद्र के साथ मिलकर और साथ ही साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर जो अपनी दोहन क्षमता है आग से बचाव को लेकर उसमें बढ़ोतरी करेगा? शहरों में जो विस्तार हो रहा है उसके कारण फायर सर्विसेज को एक्सपैंड करना और उसका आधुनिकीकरण करना यह बहुत आवश्यक हो गया है। ज़्यादा फायर स्टेशंस की व्यवस्था, फायर जो इक्विपमेंट्स हैं उनका ज़्यादा उनका प्रोक्योरमेंट और जो फायर सर्विसमैन हैं उनकी ट्रेनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी आवश्यक हो गई हैं। और इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 5,000 करोड़ का एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अंतर्गत सारे राज्यों को यह दोनों वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य स्तर पर जो फायर सर्विसेज हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, शहरों में ज़्यादा फायर सर्विसेज का कवरेज दिया जाए और जो शहरों में जो ढेर सारी जो नई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आजकल मल्टी स्टोरी टावर्स बन रहे हैं 20 मंजिला 20 से ऊपर, तो उन सब के लिए भी अलग से आग निवारण के लिए एक व्यवस्था करनी आवश्यक है। तो साथ साथ जो बिल्डिंग कोलैप्स की घटनाएं भी थोड़ी बढ़ी हैं, तो बिल्डिंग कोलैप्स में फायर सर्विसेज की क्या भूमिका हो सकती है। तो इन सारे पहलुओं पर ध्यान देने के लिए इस केंद्र सरकार ने जो एक योजना तैयार की है, जिसके तहत NDA में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज इनके साथ मिलजुल कर काम कर रहा है। और अगले 3-4 वर्षों में हमारी ये अपेक्षा है और हमारी ये कोशिश है कि फायर सर्विसेज को हम ज़्यादा सुदृढ़ कर सकें। बिल्कुल, और कोशिशों से ही हम ये मानते हैं कि विकराल जो परिस्थितियां हैं उससे हम निपट पाएंगे। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जब हम अग्नि सेवाओं की बात करते हैं, इसके विस्तारीकरण के साथ साथ जो सुधारात्मक प्रक्रिया है वो तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो जैसे अभी सर ने आपको जानकारी दी कि केंद्र का जो 15वां वित्तीय आयोग है उसके तहत 5,000 करोड़ हमें मिले हैं जो हम स्टेट फायर सर्विस के मॉडर्नाइजेशन में उपयोग करेंगे। इसके तहत जो राज्य की अग्निशमन सेवा है उसमें नंबर ऑफ फायर स्टेशन बढ़ाने हैं। आज के डेट में जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से 64% फायर स्टेशन की अधिक आवश्यकता है। तो नंबर ऑफ फायर स्टेशन बढ़ेंगे, उसके बाद में कम से कम उस फायर स्टेशन में 2 गाड़ियाँ हो और जो रिस्पांस टाइम है हमारा शहरों में
3 से 5 मिनट के अंदर में फायर कॉल पे हमारी गाड़ी पहुंचे। इसके लिए हमारा प्रयास है। और मॉडर्नाइजेशन प्लान में हम लोग सोच रहे हैं कि जो डिजिटलाइजेशन का जो उपयोग है वो हम फायर सर्विसेज में करें, तो आने वाले दिनों में हम ये देख सके कि अगर हम फायर कॉल पे जाते हैं तो उससे हम हमारे स्टेट फायर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स में जहां हमारे एक्सपर्ट्स पैनल बने वो भी उसे देखे और वहीं से दिशा निर्देश दे के उस आग को उसी वक्त काबू पाया जा सके। जी। जो हमारी एनओसी पोर्टल्स है वो अभी जो कन्वेंशनल सिस्टम में जा रही है, तो एनओसी पोर्टल को हम ऑनलाइन करें, हमारे हर गाड़ी में जीपीएस सिस्टम जीपीएस ट्रैकर हो, ताकि हमारा जो कॉल जो है, अभी कुछ जगह पे कॉल 101 पे आता है, कुछ पे अभी नए दिशा निर्देशों के हिसाब से 112 पे आता है। कई बार इस पे कंफ्यूजन है लोगों को कि किस में कॉल करें, तो उसको हम एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि कॉल की जो दर है, कॉल का रिस्पांस इमीडिएट हो, उसकी कार्रवाई त्वरित हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम, नए नए वहाँ पे इक्विपमेंट्स और सिमुलेटर्स ला रहे हैं, ताकि हमारे जो ट्रेनीज है उनको वही वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल सिमुलेटर्स और प्रैक्टिकल सिमुलेटर्स के तहत हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि उनकी जो स्किल के कौशल विकास है उसका बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हमारे प्रयास जारी है। बिल्कुल, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है जब हम इस तरह की आपदा से निपटने की बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष भी जुड़े हैं। डॉक्टर मनीष, पहला सवाल मेरा यही है कि आग से निपटना, आग के बचाव के उपाय, इस पर तो कई बार चर्चा हुई है, लेकिन जो व्यक्ति उससे उस वक्त जूझ रहा होता है उसका पहला कदम या फिर पहली सोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पैनिक सिचुएशन ही सबसे ज़्यादा स्थितियों को खराब करती है किसी भी आपदा की परिस्थिति को लेकर। पैनिक सिचुएशन से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको ये समझना है कि ना केवल उसमें गर्माई मतलब हीट है, बाकी जो हीटेड गैसेज हैं वो आपकी सांस के नली में जाती हैं और वहाँ से आपको खांसी और जो पॉइज़न जो आपकी सांस में जा रहा है उसके लिए आप कैसे प्रोटेक्शन करें। तो देखिए, दो कॉमन सेंस की बातें आपको समझनी हैं। एक तो हम समझते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट ऐसी सिचुएशन में जबकि वहाँ जगह नहीं है, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसी कमरे में आप कोई भी अगर आपको गीला कपड़ा मिलता है अगर आप उसको अपनी नाक के पास रखते हैं, तो जो गर्माई है एक तो वो जो है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि गर्म गैस जो है गीले कपड़े के थ्रू आपकी नाक पे जाएंगी। दूसरी बात, जो उसमें जो सोल्यूबल जो वाटर में हो सकती हैं वो सब उस गीले कपड़े में रह जाएंगी, और जो सांस की नली है आपकी वो ना केवल हीट से बाकी आपके पॉइजन से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है अगर आप अंदर फंस गए हैं बाय द वे। देखिए, बाहर निकलने का कोई वो नहीं है, बाहर तो आपको निकलना ही चाहिए, वो तो आपका पहला सोल्यूशन होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं निकल पा रहे, तब आपको ये करना चाहिए। दूसरी बात, आप थोड़ा सा अगर झुकेंगे, आप समझेंगे कि गर्म गैस जो है वो गर्म चीज़ हवा में रहती है ऊपर की तरफ, तो अगर आप ज़मीन की तरफ थोड़ा रेंग के चलेंगे तो नीचे पॉइजनस गैस कम होंगी, क्योंकि वो गर्म नहीं होंगी। और थोड़ा रेंग के अगर आप दरवाजे की तरफ जाएंगे तो आप उसकी जो नुकसान है उस गर्म हवा के, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको जो आग से जलने से ज़्यादा आपको सांस की नली में जो गैस जा रही है उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये दो अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को बेटर सेव कर सकते हैं पैनिक सिचुएशन में। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार हम इस मंच के माध्यम से हमेशा ये कहते हैं कि आपदाओं से बचने का सबसे पहला हथियार आपका खुद का जो आत्मविश्वास है वो होता है, उसे मत खोने दीजिए। और इसी पर एक टेक लेते हैं, हमारे साथ वैशाली सिंह भी जुड़ी हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर NFSC भारत सरकार। वैशाली जी, जब हम आग से सावधानियों की बात करते हैं तो उसके पीछे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए? देखिए, जो अभी हाल ही में जो केसेस आए हैं आपने देखे होंगे, कोचिंग क्लासेस में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल बिल्डिंग्स में फायर के केसेस बहुत आए हैं, और उनसे जो इंजरीज और फैकल्टीज की भी जो फैटेलिटीज़ हैं उसकी भी नंबर काफ़ी ज़्यादा रही है। तो ये केसेस, हालांकि हमारे पास फायर सर्विसेज है, हमारे पास इमरजेंसी को डील करने के लिए काफ़ी सारी टीम है, पर अगर हम कुछ सावधानियां बरतें कि ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, बड़ी आग बनने से पहले ही जो आग है उसके एकदम शुरू के स्तर में अगर हम उसे बुझा दें तो ये काफ़ी कारगर रहेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो स्ट्रक्चर्स है उसको क्षति जो है नहीं पहुंचाएगी। तो सबसे पहले जो मेन मुख्य कारण रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, बिजली और बिजली के उपकरण अगर वो फॉल्टी है, क्वालिटी के नहीं है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, वायरिंग हमारी अगर सही तरीके से नहीं होती है या ओवरलोडिंग हम करके रखते हैं, हीटर का गलत इस्तेमाल, तो या बच्चे जो है कभी कभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या हीटिंग इक्विपमेंट के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं, तो ये सारे रीजंस अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे अगर हम इस पे काबू करें, अगर हम इसे कंट्रोल करें, तो आग जो है बहुत हद तक पहले ही स्तर पे रोकी जा सकती है। इसके अलावा किचन जो है, किचन में जो हम खाना बनाते हैं उस केस में हम कभी कभी कॉटन कपड़े नहीं पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, या फिर LPG की जो सिलेंडर की स्टोरेज है वो सही तरीके से नहीं होती है, हमारी रेगुलेटर सही तरीके से नहीं लगी रहती है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इग्निशन सोर्सेज जो है, आग के जितने भी स्रोत है उसको हम कंट्रोल कर सके, उसके आसपास कंबस्टिबल मटेरियल का स्टोरेज ना करें। बिल्कुल, तो ये तमाम वो बातें हैं जिनका ख्याल रखकर हम इस आपदा से निपट सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है उसकी रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2023 है और awards.gov.in और ndma.gov.in पर जाकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ और है, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आपदा के सामना के साथ। मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी। Flood water leaves behind hidden dangers. It is important to remain watchful. Go back home only after official go-ahead. Get all electrical equipment checked. Check water and sewer lines too. Stay away from slippery flood debris and sharp objects. Watch out for broken electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Drink boiled or chlorinated water. Don't eat what has been in flood water. Don't let children play in flood water. Help others if you can. Be smart. Be prepared. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो आपदा के सामना में। और लगातार हम अपने शो के जरिए हमेशा बच्चे जो कल का भविष्य है उनको भी इसमें आमंत्रित करते हैं। उनके मन में भी कई सवाल होते हैं आपदाओं से जुड़े हुए। तो हमारे साथ नोएडा के आर्मी पब्लिक स्कूल से बच्चे जुड़े हुए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम भवनों को आग निरोधक कैसे बना सकते हैं? भवनों को आग निरोधक बनाने के लिए भारत सरकार के कई प्रकार के स्टैंडर्ड्स है। उसमें नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 एक स्टैंडर्ड आता है जिसमें भवनों को आग निरोधक कैसे बनाए उसकी सारी जानकारी उसमें दी है। ये लगभग 2 खंडों में इसका अगर आप जनरली इसको विभाजन करना चाहे तो एक है उसमें लाइफ सेफ्टी और दूसरा है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो लाइफ सेफ्टी में कि हम अपना पहले स्वयं का बचाव कैसे करें, उसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि भवनों की एक फायर रेजिस्टेंस रेटिंग होनी चाहिए, जो सामान है कम्बस्टिबल मटेरियल है उसके लिए अलग से रखने की व्यवस्था हो, जो हमारे उपकरण है वो ISI स्टैंडर्ड्स के हो, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है वो पूरी टेस्टिंग एक विशिष्ट निर्धारित मापक के अनुसार हो,
और हमारा व्यक्तिगत जो अवेयरनेस है फायर सेफ्टी के प्रति, वो उसके प्रति हम जागरूक हो। ये आपका प्रिवेंशन मेथड हो गया। बाकी प्रोटेक्शन के लिए आग फायर फाइटिंग के लिए भवनों में वेट राइजर सिस्टम होता है, फायर फाइटिंग टैंक्स होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स है। इसका सारा विस्तार में नेशनल बिल्डिंग कोड्स और कई सारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें इसका विस्तार में उल्लेख किया है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल फायर सर्विस बिल 2019 लाया है, उसमें ये सारे चीज़ों का प्रावधान किया है। और जो 28 स्टेट्स है और 9 यूटीज़ है उसमें सभी में ये चीज़ें एक नियम बना दिया है कि अगर आपकी भवन जो है 15 मीटर से रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऊपर है तो उसमें क्या क्या मापक होने चाहिए। अगर आपका एजुकेशनल बिल्डिंग है 9 मीटर के ऊपर है, आपका इंडस्ट्री है 9 मीटर्स के ऊपर है, उसमें क्या रख रखाव होना चाहिए। अगर आपका कोई भी भवन है जिसमें 500 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा एरिया है आपका किसी भी फ्लोर पे, तो उसके लिए विशिष्ट प्रकार के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और यंत्रणा लगनी चाहिए और फायर डिपार्टमेंट उसका पूरा ब्यौरा रखते हैं। और जब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके बाद ही आप इसको भवन आपका सुरक्षित होता है। तो सजग, सतर्क और निर्भीक रहकर जिस तरह से हम आपदाओं से निपट सकते हैं उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। पूछिए अपना सवाल और नाम जरूर बताइए। मेरा ये सवाल है कि एनडीए में फायर सेफ्टी पे क्या दिशा निर्देश बना रही है अभी? कृष्णा सर, आप जवाब। राष्ट्रीय स्तर पर हम गाइडलाइंस हमने इशू किया है। उस गाइडलाइंस के तहत शहरों में क्या मानक होने चाहिए, गाँव में क्या मानक होने चाहिए, शहरों में कितने समय में रिस्पांस होना चाहिए, गांव में कितने समय में रिस्पांस होना चाहिए। तो जैसे कि शहरों में 5 से 7 मिनट में हम रिस्पॉन्ड हमें करना चाहिए कोई भी जो फायर का कंप्लेन हो। गांव में 15-20 मिनट में हमें पहुंचना की ज़रूरत है। तो इस तरह के तो फायर स्टेशंस में क्या उनकी क्षमता होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, है ना, इन सारी बातों का हम अपने गाइडलाइंस में हम प्रावधान करते हैं। पर गाइडलाइन से आगे बढ़ करके फिर कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसी सुविधाएं होनी चाहिए और लोगों को किस तरह की जानकारियां देनी चाहिए। एक माननीय प्रधानमंत्री एनडीएमए के चेयरमैन हैं, उनका हमेशा से इस बात के लिए आग्रह रहा है कि फायर सर्विसेज को स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा कर के किस तरह से बच्चों को फायर सर्विसेज के बारे में, जो फायर के जो एसेंशियल ड्रिल्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। एक सवाल मैं और जानना चाहूँगी, डॉक्टर मनीष शुकी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, क्योंकि हम यहाँ पर आग से झुलसे हुए लोगों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आग भी कई प्रकार की होती है, तो उसमें हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ख़ास तौर पर, ताकि अपने लेवल पर हम कुछ ना कुछ मदद कर पाएँ सोसाइटी की? जैसे हमने बताया, फायर मतलब एक तो बिल्डिंग फायर की बात कर रहे हैं, हम एक क्लोज स्पेस फायर की बात करते हैं जबकि सब तरफ से बंद है, धुआं बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी भी फायर हो सकती है जिसमें कि जलने का अमाउंट ज़्यादा है, जैसे कि घर में पूजा करते हुए हमारे पास अक्सर जल जाते हैं पूजा में। अभी किसी ने बताया कि कॉटन के कपड़े पहन के हमको जो है वो कोई भी खाना बनाना चाहिए। और जैसे जो घर में जो फ्लोर कुकिंग जिसे बोलते हैं हम, कि ज़मीन पे बैठ के जो हम कुकिंग करते हैं उसमें आग का रिस्क ज़्यादा होता है, और जो आपके लटकते हुए कपड़े हैं उनमें आग का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये जो नॉर्मल जो आग से बचने के जो ये तरीके हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हाइट पे खाना बनाएं, कपड़े आपके ज़्यादा लूज़ ना हो। जैसे जो दुपट्टा वगैरह है वो आपका, आप थोड़ा पलटे और आपको दुपट्टा में आग लग सकती है। तो इस तरीके के आपको प्रिकॉशन जो हैं वो डे टू डे लाइफ में रखने चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जबकि आग लग जाए तो आग बुझाने का जो पेशेंट जिसे बोलेंगे, जो विक्टिम बोलेंगे, उसमें उसको आग बुझाने के अलावा एक फ़र्स्ट एड का एक हमको ज्ञान होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड में नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी है जो पीने लायक है, देखिए बहुत ठंडा पानी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अपने नुकसान होते हैं। तो नॉर्मल पानी जो आपको मिलता है, कैसे भी नल के नीचे या गीले कपड़े में या चादर में आप उस पार्ट को ठंडा कीजिए, जिससे कि जो हीट का जो डैमेज है वो टिश्यूज़ को ना पहुँचे, जो हीट का डैमेज है वो अंदर के टिश्यूज़ में ना पहुँचे और अर्लीस्ट उसको पॉसिबल हॉस्पिटल में लेके आ जाए। बस ये एक
फर्स्ट एड बिल्कुल, है। और किसी भी आपदा से निपटने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब बातें क्या करना है क्या नहीं करना है हम सब अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। मेरा सवाल ये है कि आग की स्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छी सवाल है। हमें जनरली ये सोचते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है हमारे एक्शंस, गलत एक्शंस ऐसे होते हैं कि छोटी आग को भी बढ़ावा दे देते हैं या हमें इंजरी ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ बातों का जो ध्यान हमें देना चाहिए कि अगर आपके कपड़े में आग लग गई है मान लीजिए, तो आपको भागना नहीं है, तेजी से दौड़ना नहीं है, क्योंकि जो हवा है वो आग को बढ़ावा देगी। तो उस केस में आपको लेट जाना है और रोल करना है। तो इससे क्या है कि आपकी आग की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, तो आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी। काफी सारे पॉइंट सर लोगों ने कवर कर दिया है कि कॉटन कपड़े पहनना चाहिए, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फायर्स में हमें ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल ना करें। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जब तक बंद नहीं हो जाती है, आपको उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक बार आपने बुझा दिया है तो उसके बाद ही आप वैसे इलेक्ट्रिक फायर्स को बुझाने का अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा जो तेल की आग होती है, वेजिटेबल ऑयल हो गई या फिर किरोसिन हो गए, पेट्रोल हो गए, ये सब की आग में भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बालू यूज़ करिए, मिट्टी यूज़ करिए, स्पेशल पाउडर आते हैं उसका इस्तेमाल करिए, बट पानी का इस्तेमाल से ये छोटी आग जो है और बढ़ सकती है। तो इन सभी बातों का ख्याल हमें रखना है। इस मंच के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि हम जागरूकता को बढ़ावा दें तमाम आपदाओं को लेकर। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे ये एक जानकारी साझा करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है उसकी रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2023 है। और awards.gov.in और ndma.gov.in पर जाकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ और है, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आपदा के सामना के साथ। मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। Flood water leaves behind hidden dangers. It is important to remain watchful. Go back home only after official go-ahead. Get all electrical equipment checked. Check water and sewer lines too. Stay away from slippery flood debris and sharp objects. Watch out for broken electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Drink boiled or chlorinated water. Don't eat what has been in flood water. Don't let children play in flood water. Help others if you can. Be smart. Be prepared. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। और कृष्णा जी, किस तरह का फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे आग से बचाव को लेकर समाज में? सारे देश को, सारे लोगों को आग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आग से बचाव कैसे करें, आग से बचाव के लिए फायर सर्विसेज की मदद कैसे करें, और जब भी ऐसी जब घटना होती है तो हम ऐसे बिल्कुल वहाँ पर भीड़ भाड़ ना करके हम इस तरह से अपने को ऑर्गेनाइज करें कि हम फायर सर्विसेज को बहुत तेज़ी से अपने इफ़िशिएंटली काम करने दें। तो और जो अपने घर में जो आग
इसके बचाव के लिए जो आवश्यक तैयारी और जो आवश्यक प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हम जरूर करें, है ना। इस बात पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके बारे में हमें व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये जो यूथ है, जो युवा पावर की हम बात करते हैं, ये किस तरह से जन भागीदारी को आगे बढ़ा सकते हैं आग से बचाव या इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए? आग से बचाव के लिए मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आग का हमारा जो उद्देश्य है उसमें 0 फायर एक्सीडेंट्स का हमने जो है आइडियल रोल रखना चाहिए। हम ये समाज की व्यवस्था सोचते हैं जिसमें आग लगे ही ना। अब वो कैसे होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम उसको एक अपनी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, हमारा अपना व्यक्तिगत स्तर को बढ़ाए, हमारी अवेयरनेस बढ़ाए और हमारे साथ जो आसपास में हमारे परिवारजन है, हमारी सोसाइटी है, उसका अवेयरनेस बढ़ाए। और दूसरा, जितना जो बड़ी आग हुई है जिसमें ज़्यादातर जो कैजुअलिटी हुई है, AMRI फायर हो गया, उपहार सिनेमा हो गया, जितनी भी एक्सीडेंट्स हुई है वो धुएं के कारण हुई है, जैसे सर भी कह रहे थे जी। तो एस्केप रूट ना मिलने के कारण हुई है। तो अभी ये दिल्ली में जो एक्सीडेंट हुआ था ट्रेनिंग सेंटर में मुखर्जी नगर में, तो उसमें भी कई सारे बच्चों को कूदना पड़ा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भवन में हम रहते हैं वहां पे सुरक्षा के निकास के मार्ग हो और कोई सा भी भवन हो उसमें कम से कम 2 मार्ग तो होने चाहिए जी। जो कि हम इमरजेंसी में अगर एक बंद है तो हम दूसरे का उपयोग ले सकते जी। एक क्विक रिएक्शन हम वैशाली जी से भी ले लेते हैं। वैशाली जी, किस तरह से जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है बच्चों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि हम इस आपदा से निपटने में कहीं भी एक कदम भी पीछे ना हो, कोई समझौता नहीं होना चाहिए? देखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आग के केस में, आग की आपदा के केस में क्या करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय है, निदान है कि ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ट्रेनिंग हुई, मॉक ड्रिल्स हुई, जो आपकी इवैक्यूएशन ड्रिल्स हो रही हैं। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज भी काफ़ी बार ऐसे एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवाते हैं। भारत के विभिन्न राज्य, सरकारी निकाय, यूनियन टेरिटरीज के जो फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है वो टाइम टू टाइम ऐसी ट्रेनिंग्स और एक्सरसाइजेस जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, अवेयरनेस के लिए कंडक्ट कराती है। तो बच्चे, युवाएं और सभी इन सबको, आप सबको ऐसे मॉक ड्रिल्स में काफ़ी सीरियसली हिस्सा लेना चाहिए ताकि आप पैनिक सिचुएशन में आप पैनिक ना करें। हमारे बच्चे हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत प्यारा स्लोगन लिखकर लाए, हम चाहते हैं कि वो स्लोगन वो आपसे साझा करें। यहाँ पर विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ा है, उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस मंच पर आकर उन्होंने अपने विचार साझा किए। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ जो वैशाली जी हैं जो हमारे साथ जूम से जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपदा की श्रृंखला में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, लेकिन तब तक जिस तरह से हमने कहा कि आपकी तैयारी में ही समझदारी है। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।